दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं लेखक नरेंद्र सोनकर जी, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और इन्होंने अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। सर जी, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका के इस कार्यक्रम में। सर बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर जी, आप एक लेखक हैं, तो इस वक्त आप वर्तमान में हिंदी साहित्य की स्थिति को कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई राइटर बना हुआ है। जी सर। जी जी। सर, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है सभी को, हम जैसे लोगों को, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो अपनी बात रख पाते हैं। और आप तक भी हमारा एक जरिया जो बना, सोशल मीडिया ही बना, जिससे हम पहुंच पाए। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का या अपनी मन की जो भी बात है, कविता के रूप में या लेखन के रूप में जनता तक पहुंचाने का, या लोगों तक जिसके भी हित में हो वो बात रखने का, कि सही आईना दिखाने का एक वक्त है सब सभी। यही मैं समझता हूँ ज्यादा है मेरे मन में जो बात है। जी जी। सर, आपने कहाँ से अपनी लेखन की शुरुआत की और क्यों की? क्या कोई प्रेरणा का स्रोत है इसके पीछे से, जो जिससे आपको प्रेरणा मिली? सर, लेखन क्या, मैं जब समझता हूँ 11th के स्टैंडर्ड में था, तब से मुझे थोड़ा कविताओं के प्रति रुझान बढ़ा। और एक उम्र होती है, सब कुछ समझ ही रहे हैं सभी लोग, वहां से लिखना शुरू हुआ। जी अब ये है कि अब तो समय के हिसाब से जो भी मुझे दिखता है, जो मेरे मन को लगता है, वो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। और कहाँ तक आप लोगों तक या मतलब सभी लोगों तक पहुंचती है बात मेरी, आपने पहुंचाने का बहुत बड़ा उसमें मेरा रोल अदा किया। कि मेरी पहली कविता जो थी मणिपुर के, जो लास्ट टाइम हुआ था, वहां पे घटनाएं हुई, जी जी। उसको लेकर थी। और वो, हाँ, वो फर्स्ट मेरी मेरी लाइनें आपने प्रकाशित की। वहां से मुझे और उत्साह मिला लिखने का। मैं फिर लगातार मैं आप लोगों के संपर्क में रहता हूँ, अपनी जो भी मेरी कलम लिखती है मैं आप तक पहुंचाता हूँ। जी जी जी। सर, कविता लेखन से क्या एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी मतलब समाज को ज्ञान बांटने का एक अवसर मिल रहा है? सर, एक एक्चुअली सीधे सीधे शब्दों में अगर किसी से कहो तो मतलब समझ में बात जल्दी नहीं आती है। वो समझता है मतलब पॉलिटिकली या क्या ये विरोध में है या कुछ इस तरीके से समझ के वो बात ज्यादा ध्यान नहीं देता। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात, क्योंकि मैं राज की सेवा में हूँ, जी एक कवि के रूप में मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है जी कानूनन। तो मैं जी अपनी बात जो है समाज के हित में जो भी है वो कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर उनके मस्तिष्क तक, उनके मन को मेरी लाइनें झकझोरती हैं या सही लगती हैं, तो मेरा कार्य मेरा सफल हो जाता है सर। मेरी बस। ओके। सर, जी इसके अलावा वर्तमान में आप सोशल मीडिया और समाज को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से सोशल मीडिया का विस्तार हो रहा है और लगातार जी। फर्जीवाड़ा भी हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, सही और बात। जो हमारे समाज की संस्कृति सभ्यता थी वो भी अब कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया के जमाने में कहीं ना कहीं जी गायब सी होने लगी है। जी, बिल्कुल सच कहा था आपने कि सोशल मीडिया कहीं, अगर कहीं उसका अच्छी मतलब पहल है, अच्छी उसके नतीजे हैं, तो लेकिन उसके खराब ज्यादा हैं। ये हमारे भारतीय समाज में हर चीज को उसको गंदा करने की बड़ी एक चलन सा है। क्योंकि लोग प्रचलित होने के लिए, लोग पहचाने उनको, तो किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार हैं। बस यहाँ पर आके वो खराब हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया अगर है आपकी अपनी बात, एक आम आदमी की बात, मुझ जैसे एक कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत हूँ मैं, हम्म उसकी बात है मैं सोशल मीडिया तक आप तक पहुंचा देता हूँ या लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। हम्म लेकिन अच्छाई को लेकर इसका यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम्म। सभी लोग खराब कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा भी लोग कर रहे हैं। जी। और ज्यादातर लोग, मेरा आकलन यही है कि ज्यादातर लोग उसको खराब करने में तुले हुए हैं। और ये थोड़ा गंभीर विषय बन जाता है कहीं ना कहीं आकर, ओके। कि हम अच्छी चीजों को ना लेके मतलब खराब चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं, या उसको चीजों को खराब कर देते हैं। ये हमारे समाज में बहुत, सही सही कहूँ, सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए लोग ये ज्यादा करते हैं। मेरा जी जी। मेरा मानना ये है। सर, जी आप सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं,
जी जी। सरकारी योजनाएं जो बनती है वो किस आधार पर बनती है? कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो जाति के आधार पर बन जाती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये वो जिसका जो मन करे उस हिसाब से बना देते हैं। थोड़ा सा इसको समझाइए। सभी कार्य जो भी योजनाएं गवर्नमेंट बनाती है, एक तो सरकार अपने अकॉर्डिंग तो चलती है। देखिए, उसको अपना तो लेके चलना ही है कि मैं सत्ता में वापस आऊं, हम्म। और मेरे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरा जो वोट बैंक कह सकते हैं उसको, वो मेरे साथ जुड़ा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाभ किसी पर्टिकुलर एक समुदाय को या एक जाति को मिल मिल सकता है। जी उसका लाभ, अगर एक गांव में कोई हमारे जैसे विभाग में कंस्ट्रक्शन का काम होता है, अगर हमने वहां पर एक रोड डाली, तो जी ऐसा नहीं किसी एक जाति के लोग ही उस रोड पे चलेंगे। जी जी सर्व समाज चलता था रोड पे। तो ऐसा नहीं है कि किसी में भी हो सकता है कि उनका कॉन्सेप्ट ये हो कि जातिगत अपना सोच के चले, लेकिन ऐसा नहीं है यूज उसका ना होता। यूज सभी को उसके करते हैं, सब उसका प्रयोग करते हैं। अच्छी रोड बनेगी, सब चलेंगे इस पे, सुगम होंगी उनकी यात्राएं, मंगलमय होंगी, दुर्घटना रहित होंगी। ठीक है ना सर? जी। तो मैं समझता हूँ योजनाएं जो बनती है वो सभी मतलब सर्वजन हिताय ही होती है सर। लेकिन ये है कि उसको नाम दे दिया जाता है किसी किसी, जो गवर्नमेंट जिस भी स्तर पे आती है, जिस भी उसकी आइडियोलॉजी जो उसको फॉलो करती है, उसके नाम भला रख दे। जैसे अब जैसे इस टाइम मैं ये बताता हूँ, जैसे अभी वर्तमान में हमारे यूपी में माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है। जी। तो उनका कहीं ना कहीं लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेके उनकी योजना को रोडों के नाम है, इस योजना अंतर्गत ये रोड निर्माण, ये रोड है। इसी पिछली शासन में देखें तो श्री अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट रही, तो उन्होंने भी काफी योजनाएं कराई, जिसमें लोहिया ग्रामीण योजना या इस तरीके के स्वरोजगार योजनाएं। इनसे पहले माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी की सरकार रही, तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से समग्र ग्राम योजनाएं चलाई, या जो पेंशन योजना चलाई गरीबों के लिए, हित के लिए चलाई। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि उस गांव में रहने वाले मतलब अंबेडकर समुदाय से ना, मतलब अंबेडकरवादी ही ना होकर और लोग भी हर गांव में, हर जगह, हर हर गली मोहल्ले में या गांव में परिवेश चले जाए तो सभी जाति लोग, धर्म के लोग वहां रहते हैं। और उन योजनाओं को ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को ही लाभ मिलता हो, सभी को लाभ मिलता है सर उसका। तो योजनाएं जो भी गवर्नमेंट चलाती है वो सर्वजन हिताय ही होती है, ये मेरा मेरा अपना मानना है सर। ओके जी सर, इसके इसके अलावा भारतीय समाज को कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जातिवाद है वो भारतीय समाज हम्म। को कभी एक नहीं होने देता है, ये दिखाई देता है। जी और इस सर। पर हर मंच पर वाद संवाद विवाद होता रहता है। ये अब बहुत ही गंभीर विषय है। अब तक हमारा समाज अभी भी उन्हीं रूढ़िवादी की सोच में ही उलझा हुआ है। ये जातिवाद कोड़ है मैं कहूंगा समाज के लिए, जो हमारी उन्नति को रोके हुआ है। जिस सोच को हमें विकसित करना चाहिए वो सोच तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। आज मतलब ऐसा, इससे बढ़िया तो पुराना समय भी था कि जिन लोगों ने जाति धर्म के ना होकर भी उन जातियों के लिए काम किया है। और आज का समय ऐसा है कि बहुत ही हायर एजुकेटेड लोग भी ऐसी बात कह देते हैं कि जो मतलब सोचने में मजबूर कर देती है। शिक्षित भी हैं कि मतलब अशिक्षित हैं। कुछ जाति धर्म को लेकर बातें नहीं करनी चाहिए, ये हमारे समाज को तोड़ती हैं। और मन में कहीं ना कहीं मतलब एक भाव ऐसा एक दूसरे के प्रति नफरती पैदा करती हैं। तो जाति बातें बहुत बड़ा रोड़ा है मैं समझता हूँ देश की उन्नति में। इससे उठकर हमको सभी सरकारों को और आम आदमी को भी इससे उठकर बात करनी चाहिए। जी सर, जातिवाद तो है ही। उन जातियों जी में हाँ। जो महिलाएं हैं उनकी और स्थिति जी। बेकार है। चाहे वो हो एससी समुदाय की हो या फिर जनरल समुदाय में किसी ब्राह्मण वर्ग की हो, तो हम्म। वहां भी महिलाओं की स्थिति बहुत चिंतनीय है। इसको आप कैसे देखते हैं? सर, महिलाओं की स्थिति चिंतनीय है, बिल्कुल सही है सर। और मैं समझता हूँ देश की आजादी से पहले से लेकर आज भी सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी एक जाति का होता है वो महिला जाति का। हम पुरुष और महिला जाति से, मैं मेरा कहने का मतलब है, अब उस समय हम गुलाम थे देश के। जब हमारा देश गुलाम था हम गुलाम थे, और हमारी ही दाश्ता में हमारी महिलाएं जी रही थी, वो हमारी भी गुलाम थी। और वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका भी सोच विकसित करनी चाहिए कि मेरा मानना है कि महिलाओं की सबसे बड़ी शोषक महिला ही है। क्योंकि घर की परिवेश ले लिया जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी महिला को कोई महिला प्रताड़ित होती है तो वो कहीं ना कहीं उसका रोल एक किसी महिला का ही होता है पीछे। और आम जीवन में अगर जाएं, दुनिया में जाएं, मोहल्ले कस्बों में जाएं,
तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं महिला के रूप में ना देखकर वहां भी जातवाद खोज लेती है, या अपने आप को हायर एजुकेटेड, दूसरे को निम्न श्रेणी का या अनपढ़ की दृष्टि से देखती है। तो ये महिलाओं को कम से कम महिलाओं का दर्द समझना चाहिए। पुरुषों ने तो बहुत काम किए हैं महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं, कुछ महिलाओं ने भी किए हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी का नाम ले लिए, और तमाम ऐसी महिलाएं हैं, फातिमा जी का, रमाबाई अम्बेडकर जी का, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। बट आज की स्थिति थोड़ी गंभीर है कि महिला महिला का दर्द नहीं समझ रही है। जो हम जिन महिलाओं को चुन के सदन में भेजते हैं, वो भी महिलाओं की दृष्टि, मतलब जो स्थिति है उस पर बात नहीं करती, उस पर सवाल नहीं उठाती। तो उनका कम से कम महिलाओं की जो भी प्रतिनिधिमंडल वहाँ संसद में या राज्य की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में जो मौजूद हैं, कम से कम उनको महिलाओं की दृष्टि, महिलाओं की स्थिति के बारे में उनको सवाल उठाने चाहिए, और उनकी बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए योजनाएं अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए कि अच्छी अच्छी योजनाएं बने, जिससे कि महिलाएं पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। बच्चियों के साथ जो शोषण हो रहे हैं उन पे मतलब उनके के जो भी महिला बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आजकल आप तो नहीं रहे होंगे, सोशल मीडिया माध्यम से, अखबार के नाम माध्यम से, कि कैसी कैसी घटनाएं, मतलब आप सोच नहीं सकते, मन को झकझोर देने वाली घटनाएं घट रही हैं। उन पे भी कानून सख्त बनने चाहिए, ये महिलाओं को आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए। जी। सर, आप एक लेखक हैं। आप पुराने साहित्य जी। को और आज के साहित्य को कैसे देखते हैं, और इन साहित्य में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? सर पुराना साहित्य तो मैं बहुत ही, मतलब मैं समझूंगा समाज को मैं पौराणिक बात नहीं करूंगा मैं, जो एक बीच का समय रहा है इसमें जी जी। बहुत सारे हमारे लेखक रहे हैं, उन्होंने बहुत ही समाज को छोटी छोटी चीजों को आईना दिखाने का काम किया है, समस्याओं को उन्होंने बताया है कि ये समस्याएं हैं। लेकिन आज का लेखक भी लिख रहा है, लेकिन अब मैं समझता हूँ पाठक कम है सर। अब पढ़ने वाले, बुक्स पढ़ने वाले लोग रहे नहीं, ओके। बहुत कम लोग रह गए हैं सर आज के समय तो सर, जो आप बोल रहे हैं कि पाठक नहीं है, तो इसको कैसे, में। मतलब एक साहित्यकार के तौर पर बढ़ाया जा सकता है, या पाठकों को मतलब साहित्य के प्रति रिझाया जा सकता है? थोड़ा सा बताइए इसको कैसे इस चीजों को हल किया जा सकता है। सर वैसे तो पढ़ने के लिए, मतलब ये सबसे बेस्ट है कि हम लोग समझे बुक से पढ़ें, चाहे बच्चों का सिलेबस हो, चाहे हम लोग ही हों। ये अपने जो भी हम साहित्य पढ़ते हैं वो किताब से पढ़ने में ही सबसे बढ़िया। लेकिन आज के युग में हर हाथ में मोबाइल है, जी हर आदमी सोचता है कि जो भी मिले मुझे यहाँ सर्च कर लूँ मैं, गूगल कर लूँ, और बस यहाँ मिल जाए, तो इजी हो जाता है लोगों को सब कुछ। लेकिन जो मैं पढ़ समझता हूँ, जो बुक का पढ़ा हुआ है, वो किताब का पढ़ा हुआ है, वो हमारे मन मस्तिष्क में कहीं घर कर जाता है, और भावनाओं को हमारे झकझोरता है। लेकिन वो जो मीडिया पे जिस तरह से हम स्विप कर देते हैं एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर, इस तरीके से वो स्विप हो जाता है। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हो, या हम लोगों को भी अपना रुझान बढ़ाना चाहिए किताबों की तरफ। हम और बच्चों को भी हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि बुक से ही पढ़ें, किताब ही पढ़ें। ये सब तो बहुत अल्प समय के लिए होता है। मैं समझता हूं, जैसे हम आगे रील या पोस्ट आगे बढ़ाते रहते हैं, उसी तरीके से वो हमारे दिमाग से स्लिप होती चली जाती है। लेकिन हमारी किताब की पढ़ी हुई चीज हमारे मन मस्तिष्क में रहती है, काफी हमारी बचपन की चीजें आज भी हमारे दिमाग में है। तो जी। मैं ये कहूंगा बुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए हम लोग को पढ़ने के सर, लिए। सर जी, आपने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है, ठीक है सर। जी। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को आप कैसे देखते हैं, और अर्थव्यवस्था में जी। हमारे समाज की उन्नति कैसे हो सकती है, और कितनी जरूरत है अर्थव्यवस्था की हमारे समाज के लिए? सर अर्थव्यवस्था तो अब मैं क्या जवाब दूं उस पे। अर्थव्यवस्था तो हमारे देश की वैसे अब आम आदमी की सोचे तो हम जैसे लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, हम्म लेकिन कहीं ना देश की अर्थव्यवस्था तो आप समझ ही रहे हैं, गंभीर है। हम्म। और हम अपने जरूरत से ज्यादा हम लोगों ने खर्चे बना लिए हैं सब, उसको भी थोड़ा हमें ध्यान रख के ही आम आदमी को रखना चाहिए कि जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, हम्म। और उतना ही। बस मैं बहुत ज्यादा सर इस विषय में बोलना नहीं चाहूंगा सर। ओके ओके, ठीक 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 है। क्या ये अर्थव्यवस्था का संबंध जो जाति व्यवस्था है उसमें भी है? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था या भेदभाव है, ये अर्थव्यवस्था से इसका संबंध सीधा है। अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके साथ बहुत कम भेदभाव होता है, चाहे वो एससी समाज से हो, या एसटी समाज से हो, या ओबीसी समाज से हो। और अगर कोई गांव में अगर ब्राह्मण भी है या राजपूत भी है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत भेदभाव होता है।
सर आर्थिक व्यवहार तो हर एक के साथ होता है। हम्म और जातियों को लेकर है कि ऐसा नहीं है, ऐसा कि बहुत कोई मतलब पैसे वाला धनवान हो तो और उसको जातिगत आधार मुंह मैं समझता हूँ फेस टू फेस ना कहे व्यक्ति, लेकिन हम्म पीछे जाति लेके ही गालियां देता है। और हम्म जो इस दौर से गुजरता है, इन सब चीजों को देखा है, जिसने महसूस करता है, वो उन बातों को ज्यादा बेहतर समझ सकता है। मैं नहीं समझता कि कोई अगर आर्थिक रूप से मतलब एससी बैकवर्ड या का व्यक्ति है और एक सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है, तो उसको मतलब सामाजिक मान सम्मान मैं समझता हूँ एससी बैकवर्ड के अपेक्षा ज्यादा मिलता है, ओके। चाहे वो गरीब ही सही। लेकिन यहाँ गरीब, यहाँ पैसे वाला भी होगा तब भी कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं उन सब जातिगत आधार पर उसमें झेलना पड़ता है। और गरीब है तो समझ ही रहे हैं सर आप, तो क्या उसको ज्यादा झेलना पड़ता है। क्या साहित्य में भी आपको ये जाति व्यवस्था दिखाई देती है कि अधिकांश साहित्य कुछ कुलीन वर्ग के लोगों ने ही लिखा है और दलित आदिवासी साहित्य कहीं ना कहीं गायब दिखाई देता है? हाँ सब बिल्कुल सही है। पहले हमारे जो इतिहास हमारा लिखा गया है, हमारे लोगों ने जो भी, इस तरह शिक्षा थी नहीं हम्म जिसको सजो पाते हम लिख कर या कहीं किसी तरीके रख पाते उसको, जो हमारा आज इतिहास होता हमारा। हम्म बट चूंकि पुराने लोग सब जो भी व्यवस्था थी एक उस हिसाब से हमारे लोगों को संविधान के बाद ही पढ़ने लिखने का मौका इतना खुला मिला, अवसर मिला। लेकिन उससे पहले नहीं था, तो वो सब इतिहास ही हो गया, गुम हो गया, उन्हें कुछ हम्म सजोने वाला नहीं था। हम्म इसीलिए उनके वो वर्ग एक जो पढ़ा लिखा वर्ग था, हम्म ब्राह्मण व्यवस्था कहें या जो भी मतलब ऊंची कास्ट के कह सकते हैं, हम्म वो सब पढ़े लिखे थे, तो उनका सब लिखा हुआ है। हम्म उनका इतिहास या साहित्य जो उन्होंने लिखा है वो प्रमाणिक है सर। और हम्म जिन्होंने हमारे एससी बैकवर्ड के जो लोग थे, उन्होंने जो लिखा, उनको कोई लिखा क्या, उन्होंने सोचा, लिखने वाला कोई था नहीं जो सजोगे आज इतिहास के रूप में हमारे पास होता। हम्म। जो शिक्षा की कमी रहे ही कहेंगे सब उस चीज को। क्या आप इसको ऐसे भी शिक्षा देखते की। हैं, ऐसे भी देखते हैं कि भारत में आज तक ज्यादा खोज नहीं हो पाई है? खोज नहीं होने के पीछे का रीजन आप ये मानते हैं कि जो अधिकांश जो कर्म प्रधान समाज था उसके साथ भेदभाव होता था, यानी जो बनाता था चीजें, जैसे पुल बनाना हाँ हो गया, घर बनाना हो गया, मंदिर बनाना हो गया, या खेती में हल नहीं बनाना हो मतलब। गया, इन सब काम को एक ऐसा वर्ग करता था जिस जो वर्ग ना पढ़ा लिखा था, ना ही वो लिख पाता था, ना पढ़ पाता था, तो इसलिए हमारे भारतीय समाज में ज्यादा खोज नहीं हो पाई है। जी नहीं सर, ये बिल्कुल सच है कि जो एक जिसको किताबी मतलब ज्ञान या शिक्षा ना मिल पाई है, लेकिन शिल्पकार सब वही थे जिन्होंने जो एक वर्ग उपेक्षित रहा, तो उसको उस हाथ का कारीगर मैं कहूंगा वही था, चाहे मजदूर वर्ग से लेके किसान से लेके हम्म मेहनत कश वही थे। हम्म वही हम्म। इतिहास हमारा आज भी चला आ रहा है सर। वही उसी की वजह से पहचान मिल पाई, वरना वो मिटा दी गई होती। ओके। चाहे चाहे उन्होंने हल बनाए या औजार बनाए, कृषि करी, वो तमाम सब काम करे, सब वो एक मेहनत का वर्ग था, ये वो मेहनती वर्ग था सब। जी सर हमारे भारत देश में कई सारे ग्रंथ मिलते हैं, चाहे वो जी शंकराचार्य का ग्रंथ हो, बुद्ध का ग्रंथ हो, सब ग्रंथ मिलते हैं, मगर इस टाइप का कोई ग्रंथ नहीं जी मिलता है कि नहरें कैसे बनाई जाए, मंदिर कैसे बनाया जाए, और उसका आर्किटेक्ट क्या होना चाहिए। इस तरह के ग्रंथ बहुत कम दिखाई देते हैं। मैं तो बहुत खोज रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिल पाया आज तक। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? सर, मैंने भी तो सोचा भी नहीं था जो आपने सवाल किया मुझसे जी कि जी। ऐसा कोई ग्रंथ हो। हाँ ये मतलब कोई आर्किटेक्चर इस टाइप का मतलब आप कहना चाह रहे हैं, नहीं? सर छोड़िए इस सवाल को, आगे इस सवाल को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी समाज हाँ हाँ में नशा लगातार फैलता जा रहा है। जी इसको जी। आप कैसे देखते हैं एक लेखक के तौर पर, और दूसरा एक राजकीय कर्मचारी के तौर पर? सरकार को क्या नीति बनानी चाहिए इसको रोकने के लिए? सर नशा तो सर समाज के लिए आप समझ रहे हैं एक मतलब अभिशाप है। और सरकार ने हम पहले भी काफी सरकारें रही हैं नशा मुक्ति के लिए, उन्होंने केंद्र बनाए। और मतलब उन्होंने उसको जागरूक करने के लिए टीवी वगैरह पे एड भी वगैरह पे बहुत आते थे, स्टार्टिंग में मैंने देखा है, बचपना मैंने अपने देखा है। और नशा तो हर स्तर पे हो रहा है,
बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। इसके लिए कदम सरकार को बढ़ाना चाहिए, कि ये हमारे देश को कहीं ना कहीं बहुत कमजोर कर रहा है, कि हमारी युवा, बचपन से लेकर युवा पीढ़ी नशे में झूम रही है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो मैं मेरी बात अगर सरकार तक पहुंचे, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार को नशे पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो भी इसमें लिप्त हैं उनको, उनके प्रति उनके विरुद्ध एक कानून बनाने चाहिए, जो कि, और तथा इनको नशा मुक्ति केंद्र वगैरह बनाने चाहिए, जिससे कि हमारा समाज मजबूत और मतलब मजबूत और सशक्त बने। जी। ओके सर, इसके अलावा आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, अभी तक की आपकी हाँ यात्रा सर। कैसी रही है? कोई ऐसा ऐसी कविता हो जो जिस पर आपको खूब तारीफ मिली है, या कोई ऐसी रचना आपकी जिसको लिखने में आपको एक हफ्ता लग गया, या एक महीना लग गया, या एक साल लग गया कि यार नहीं, इस रचना को और सुंदर बनाया जाए? कुछ इस टाइप का अनुभव है तो साझा कीजिए। नहीं सर, ऐसा तो मेरे को कोई अनुभव नहीं है सर। ओके मैं ओके। इतना मतलब लिखा, हाँ, मैं तो जो तत्काल जो मैं समझ में आता है वो उसी समय लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको कुछ काम नहीं कर पाता हूँ सर। ओके ठीक ठीक, कोई नहीं कोई नहीं सर। जी सर जी इसके अलावा मैं आपसे कुछ जी सवाल पूछूंगा, शॉर्ट शॉर्ट, आपको एक दो शब्द में ही उसके जवाब जी देने हैं। जैसे आप कौन जी। से पांच ऐसे लेखक हैं आपके जीवन में जिनको आप पढ़ना चाहेंगे, या जिनको आप पढ़ चुके हैं? सर मुंशी प्रेमचंद जी को मतलब पढ़ना चाहूंगा। मैंने जो भी पढ़ा है अपने सिलेबस के टाइम पढ़ा है, हम्म उनको पढ़ना चाहूंगा। और कहूँ क्या, बाबा साहब का इतिहास में उनके जो हिंदी वर्जन में वो पढ़ता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जी के हम्म बुद्ध, उनका धम्मा पढ़ा है मैंने। हम्म और महादेवी वर्मा जी को भी पढ़ा है मैंने, पढ़ता हम्म हूँ मैं उनको। हम्म। जी जी, तीन तो मैंने बहुत ज्यादा तो सर सोचा नहीं इस बारे में सर, तीन ही ओके कह पाऊंगा सर मैं। ओके ओके ओके। इसके इसके अलावा सर, आप एक लेखक हैं, एक सामान्य इंसान को जी। साहित्य क्यों हम्म। पढ़ना चाहिए, और साहित्य से क्यों जुड़ना चाहिए? सर साहित्य हमारे जीवन में यूं कहें कि शुद्धिकरण काम करता है। हम अपनी साहित्य से हम अपने जीवन में स्तर सुधार सकते हैं। आप कुछ खराब चीजें आपके मन में है, तो आप साहित्य अगर पढ़ते हैं, अगर आप अपने जीवन में साक्षात करते हैं, तो उससे आपके जीवन का स्तर संभलता है, आपका मन मस्तिष्क साफ रहता है, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी आप उस तरीके से, समाज को भी आप एक मतलब शिक्षा दे सकते हैं, उनको अच्छे विचार साहित्य से ही आ सकते हैं आपके मन में, क्योंकि शिक्षा के बगैर आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। उससे ही आप जीवन में बच्चों को, अपने या आने वाली पीढ़ी को सुधार सकते हैं। तो मैं समझता हूँ साहित्य को जरूर पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे जिस तरीके का साहित्य उसको जीवन में, मतलब खराब ना कह के आप, चाहे कभी लेख मतलब किसी के लेख पढ़ें, कविताएं पढ़ें, शेर व शायरी, गजल पढ़ें, जो भी आपको लगता है कि समाज आपके मन को सुकून देता है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। आपका मन शांत रहता है, आपका भटकाव कम होता है। तो पढ़ने में, साहित्य में जो रुचि रखता है, वो मन का बहुत साफ होता है। मेरा अपना मानना है, वो अपनी मन की व्यथा वही तो वही व्यक्ति लिख सकता है, मन की बात तो वही अच्छे शब्दों में लिख सकता है, जिसके मन में शिक्षा हो, अच्छे शब्दों का भंडार हो, और जिसने साहित्य को पढ़ा हो। ओके सर। जी सर। सर, जयदीप पत्रिका के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा, और क्या आप चाहते हैं सर कि जयदीप पत्रिका में बदलाव होने चाहिए या सुधार होने चाहिए? जयदीप पत्रिका से सब मैं जुड़े हुए मुझे 3 साल लगभग होने आए, और मैं बराबर जुड़ा हुआ हूँ सभी लेखकों की। मैं जो भी लेखनी होती है मैं उसको पढ़ता हूँ, और जो भी मैं मतलब मुझे मेरे पास कमेंट्स होते हैं, मैं कमेंट्स भी करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ सबको। और जयदीप पत्रिका ने एक बहुत मेरे लिए तो मैं कहता हूँ, मेरे जो मेरे शहर में या मेरे मिलने वालों में एक कवि की तरह बतौर जो फेमस फेमस कर दिया, जी प्रसिद्ध जी। कर दिया, वो जयदीप हाँ, पत्रिका का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको, आपकी पत्रिका को बहुत धन्यवाद दिल से करता हूँ। स्वागत से और स्वागत। जयदीप पत्रिका, हाँ, जयदीप पत्रिका बहुत अच्छा काम कर रही है सभी नए नवेले लोगों को के साथ साथ, और समाज को एक अच्छा लेसन देने का काम करती है। जैसे मुझ जैसे, आज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भी कोई साक्षात लेगा इस तरीके से। तो मैं बहुत, आपसे मेरी बात हुई थी, मैं बताया भी था आपको। जी जी तो सब अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ प्रिंट के बतौर, अगर बुक्स निकालने का जब भी कभी होगा सब, तो मुझे अच्छा लगेगा कि बुक्स और निकाली जाए, चाहे छोटी छोटी पत्रिकाएं निकाली जाए। जी। और हम जैसे लोग जुड़े हुए हैं, वो उन सबका एक दायित्व है, और मैं भी हूँ।
उसको आगे बढ़ाने में। मैं भी इसको, अगर मासिक आप निकालते तो मासिक में सदस्य बनना चाहूंगा, और साप्ताहिक बनाते तो साप्ताहिक में बनना चाहूंगा। ओके तो सर। एक बतौर एक बुक या पत्रिका आप निकालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसका विस्तार होगा सर, और लोगों तक और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी जयदीप ठीक। पत्रिका की। ओके सर, ओके सर। सर इसके अलावा एक लेखक के तौर पर समाज को, युवाओं को, महिलाओं को अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद इस वार्तालाप को हम विराम की ओर लेके जाएंगे। जी सर, जी सर। देखिए, मैं आपके सब इस चैनल के माध्यम से सभी समाज के लोगों को एक ही, क्योंकि सभी एक दूसरे के मन में जो एक दूसरे के प्रति द्वेष है और जो नफरत है, इसको मन से निकालें सभी लोग। अच्छा सोचें, ऊंच नीच का भाव छोड़ें सभी लोग। सब मतलब इंसान है, मानवता सर्वोपरि है। सब इंसान को इंसान समझें, और महिला पुरुष का भेद भी ये खत्म होना चाहिए समाज में। गंदी मानसिकता को दिमाग से निकालना चाहिए। और इसी मतलब बस इतना ही कहूंगा, जिससे कि समाज को और मतलब एक दूसरे का प्रेम भाव से रहना चाहिए सभी लोगों को। यही है, तभी देश हमारा उन्नति कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को। सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत।